क्या इसी को श्वसन कहते हैं? आप सभी ने सुना होगा कि यानी हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही श्वसन होता है। नहीं, ये किसी प्रकार का कोई श्वसन नहीं होता। श्वसन को हमने 3 भागों में बांटा है। जैसे गैसों को अंदर लेना, इसका मतलब फेफड़े में श्वसन, इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। उसके बाद यही सब गैसें जाती है हमारे ब्लड में, उसको कहते हैं हम गैसों का परिवहन। उसके बाद जब यह सारी गैसें हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और कोशिका में जाकर यह ग्लूकोज को जलाती है, उसको कहते हैं हम आंतरिक श्वसन या हमारा कोशिकीय श्वसन। तब जाकर हमारा श्वसन कंप्लीट होता है। तो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये किसी प्रकार का कोई श्वसन नहीं होता, इसमें हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। तो बने रहिए हमारी वीडियो पर, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार पूरी बॉडी में श्वसन होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतने फैक्ट आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। यानी सांस हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये श्वसन की एक हमारी फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद जो चीजें होती हैं शरीर में, उसके बाद धीरे धीरे हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्वसन एक प्रकार की कौन सी क्रिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो शुरुआती जो उसकी जो प्रोसेस होती है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे इसको हम पूरा एकदम, ये 30-35 मिनट तक की वीडियो रहने वाली है, तो बने रहिए पहले वीडियो में, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा श्वसन है यह एक प्रकार की कैटाबोलिज्म क्रिया है। कैटाबोलिज्म आपको बता दें, जैसे आपने भोजन खाया होगा, जैसे ये निवाला इतना बड़ा रहता है तो उसको आपने दांत से नोच नोच कर छोटा किया होगा, तो इसी को कहते हैं हम कैटाबोलिज्म, यानी चीजों को छोटा छोटा करना। तो इसी प्रकार हमारे उस भोजन में से जो ग्लूकोज जाता है, उस ग्लूकोज के अणु थोड़े से मोटे मोटे रहते हैं, तो उस ग्लूकोज को बिल्कुल एकदम गैसीय अवस्था में कन्वर्ट कर देना, यानी उसको जलाकर CO2 और तथा पानी में तोड़ देना, उसी को कहते हैं हम श्वसन यानी कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म एक प्रकार की वह क्रिया है जो ग्लूकोज को या फिर प्रोटीन या फिर फैट, इन दोनों को तोड़ती है, उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो उम्मीद है कैटाबोलिज्म शब्द आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें शरीर का वजन घटता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम बहुत ज्यादा सांस ले रहे हैं और कुछ खाना भी नहीं खा रहे हैं तो इससे हमारे शरीर का वजन घटता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टिक कर दीजिएगा कि जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारे शरीर का वजन घटता है, क्योंकि हमारे शरीर से ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा यह जलती है। तो इसमें सबसे जल्दी जलती है हमारी ग्लूकोज, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो वो सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढती है, वो होता है हमारा ग्लूकोज। जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलता फिर वो जलाती है फैट को, और जब फैट नहीं मिलता तब जलाती है लास्ट में प्रोटीन को। तो इसको हम धीरे धीरे बाद में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, तब इसको वैसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यानी जब हम सांस लेते हैं तो इससे हमारे शरीर का वजन घटता है। इसी आपने देखा होगा जब व्यक्ति बहुत दिनों तक यानी बहुत ज्यादा समय तक भूखा रहता है और सांस तो लेता रहता है, तो सांस जब भोजन अंदर पेट में नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज तो खत्म हो जाएगा शरीर से, तब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, उसके बाद बारी आएगी फैट की, क्योंकि व्यक्ति कई दिनों से भूखा है। जब वो भूखा रहेगा तो सांस लेता रहेगा तो उससे हमारा फैट जलता रहेगा, फैट यानी ये फैट बर्न हो जाएगा, आदमी पतला हो जाएगा। इसलिए जिम वाले कहते हैं कि सॉरी जिम वाले नहीं, जो फैट कटर आपका जो फैट कट करते हैं वो आपको सलाह देते हैं कि खाना कम खाइए, यानी कैलोरी को ज्यादा बर्न कीजिए, बर्न यानी मतलब सांस लीजिए, कैलोरी बर्न कीजिए, यानी फैट को जलाइए। जब फैट जल जाएगा तो आप एकदम बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, मैं भी एकदम स्लिम हूँ। मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, अब मेरा पेट वगैरह सही हो गया है, क्योंकि मैंने खाना कम खाया, सांस ज्यादा ली। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। और सांस भी आपको तब ज्यादा आएगी जब आप वर्क करोगे, वर्क यानी आप दौड़ोगे या भागोगे, तो उससे बहुत तेज तेज सांस आएगी। और बात कर लेते हैं जीवों में श्वसन अंगों की, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई जीव जल में रहता है, कोई जीव आसमान में उड़ता है, कोई जीव पेड़ों पर रहता है, कोई जीव मिट्टी में रहता है। तो इन सबके जो श्वसन अंग हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग अंगों से इनकी जो श्वसन प्रक्रिया है वो अलग अलग चीजों से, या कोई त्वचा से सांस लेता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं किस प्रकार के अंगों से सांस लेते हैं। तो जीवों में श्वसन अंग, ठीक है, तो जीवों में श्वसन अंग देख लेते हैं फेफड़ा। तो फेफड़े से कौन कौन सांस लेते हैं? फेफड़ा यानी लंग्स। हमारे शरीर में ये 2 लंग्स आपको मैंने चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 लंग्स हमारे शरीर में होते हैं। तो मनुष्य, मेंढक, छिपकली, पक्षी, पशु। ठीक है, तो मनुष्य, मेंढक, छिपकली और पक्षी और पशु याद रखिए, ये सब लेते हैं फेफड़े से यानी लंग से सांस। उसके बाद त्वचा यानी स्किन से भी सांस ली जाती है। तो त्वचा से सांस लेता है मेंढक तथा केंचुआ। आपने केंचुआ देखा होगा, तो केंचुए का नाक नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि हवा अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो अपने सिर्फ त्वचा से ही हवा को अंदर पहुंचाता है।
उसके बाद मेंढक, मेंढक के नाक भी होती है और त्वचा भी होती है, सब चीज होती है, फिर भी यह कई तरीके से सांस लेता है, बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये मेंढक हमारा त्वचा से सांस लेता है, प्लस लंग से भी सांस लेता है, क्योंकि इसके अंदर फेफड़े भी होते हैं, फेफड़े यानी नाक से इसके अंदर हवा भी चली जाती है। उसके बाद ये हमारी त्वचा से सांस लेता है। जब ये धरती में रहता है, मिट्टी में रहता है, तो आपने देखा होगा ये एक बार खाना खाकर अपने आप को एकदम, जैसे वो कहते हैं आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में सब क्वारंटाइन अपने आप को कर लेते हैं, इसी प्रकार मेंढक भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है और धरती में जाकर छिप जाता है। तो उस समय ऑक्सीजन से, ये अपनी त्वचा से ही ऑक्सीजन को इसे सोखता है मिट्टी से और हमारा ये सांस लेता है। इसी प्रकार केंचुआ रहता है, क्योंकि ये मेंढक भी कुछ दिनों तक मिट्टी में रहता है, 6-6 महीने तक। बरसात होती है तब ये बाहर आता है ट्रटर करता हुआ। अब केंचुआ, जब केंचुआ मिट्टी में रहता है तो इसको ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो मिट्टी से ही करता है, अपनी त्वचा से इसको खींचता है, क्योंकि इसमें नाक नहीं होती। अब बात कर लेते हैं क्लोम यानी गिल्स। तो गिल से कौन कौन सांस लेता है? तो गिल से हमारा मेंढक फिर आ गया, तो मेंढक गिल से भी सांस लेता है। गिल से यानी उसके गलफड़े, जब ये पानी में रहता है यानी लार्वे के रूप में रहता है, जब ये इसका जन्म होता है पानी में, तब ये अंडे की फॉर्म इसकी होती है, मछली की तरह होती है, इसकी पूंछ भी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मेंढक के शुरुआती अवस्था में पूंछ भी होती है। अब जब ये पूंछ इसको पानी में तैरने का काम करती है, धीरे धीरे जब जमीन पर आता है तो ये पूंछ अलग हो जाती है, यानी पूंछ समाप्त हो जाती है। तब जब पानी में रहता है तो इसका मदद करता है ये गिल्स, इन गिल्स द्वारा ये सांस लेता है। आप फर्क नहीं पता कर पाओगे कि मछली के और मेंढक के बच्चे में, क्योंकि जब इसकी आकृति होती है वो बिल्कुल मछली जैसी होती है, पूंछ ऐसे लंबीपन पे इसकी एक पूंछ रहती है, ठीक है। तो ये गिल से सांस लेता है, गिल से यानी गलफड़ों सांस लेता है। अब जैसे मेंढक का लार्वा और मछली, तो ये दोनों क्या काम करते हैं? गलफड़ों से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं श्वसन नाल। श्वसन नाल यानी ये हमारी श्वसन नाल है, तो इससे हमारे जो कीट है, कीट पतंगे, जैसे आपने जैसे देखे होंगे कीट पतंगे, मधुमक्खी आदि, ये सब कीट पतंगे में आते हैं। तो ये सब अपने ट्रेकिया से सांस लेते हैं, श्वसन नाल से सांस लेते हैं। इनकी जो श्वसन नाल होती है ये काफी लंबी होती है, तो इसी से ये सांस लेते हैं, इनके अंदर फेफड़े वगैरह नहीं होते। अब बात करते हैं बुक लंग्स, ठीक है। तो ये बुक लंग्स जो होते हैं, इनसे मकड़ी और बिच्छू ये सांस लेते हैं, क्योंकि इनका जो ये फेफड़े होते हैं ये अलग प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम बुक लंग्स कहते हैं। तो इनसे मकड़ी और बिच्छू दोनों सांस लेते हैं। तो जो मकड़ी और बिच्छू है, ये जो इनमें काफी देर तक ये हवा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए पानी वगैरह में भी काफी देर तक रह सकते हैं। इनकी अलग ही प्रकृति होती है। अब बात कर लेते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका यानी ये हमारी बकल कैविटी होती है, तो इससे सांस लेता है मेंढक। तो मेंढक बहुत होशियार है, कहीं पर भी ये सांस ले सकता है। आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में मेंढक धरती में रहता है, तो धरती से ये तुरंत बाहर आ जाता है। तो बाहर आने के पश्चात यह मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस समय ये अपने जैसे ये रहता है हमारा बकल कैविटी, यानी इसी से सांस लेता है। यानी आपने देखा होगा जब मेंढक ऐसे, अपने को डायग्राम में दिख रहा होगा, यानी मेंढक जल में पड़ा अपनी इन्हीं ग्रंथियों से सांस लेता है, तो ये फूल कर इतनी यानी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रहती है और गुब्बारे की तरह फिर अब पिचक जाती है, फूलती है, पिचकती है, तो उससे एक आवाज को प्रोड्यूस करता है और उसी से ये सांस लेता है। तो मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह मुख गुहिका यानी बकल कैविटी से सांस लेता है। अब बात कर लेते हैं पेड़ पौधों में श्वसन। तो पेड़ पौधों में श्वसन यानी ये हमारा जड़, तना, पत्ती तीनों जगहों से श्वसन लेता है, श्वसन करता है। क्योंकि आपने तो सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों से सांस लेते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पतझड़ में जो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो उनको तो पत्तियां होती नहीं है, तब वो सांस लेते हैं अपने तने से। क्योंकि तनों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र यानी स्टोमेटा यानी छिद्र पाए जाते हैं, तो उन्हीं से वो सांस ले लेता है। उसके बाद बात करते हैं तने से सांस ले लिया। उसके बाद रहता है पत्ती, यानी जब पेड़ हरा भरा हो जाता है तो वो पत्तियों से सांस लेता है। अब उसके बाद रहता है हमारा जड़। तो जड़ से भी सांस ली जाती है, क्योंकि जब पेड़ को काट दिया जाता है तो पेड़ कुछ दिनों में यानी लगभग 1 महीने 2 महीने में दोबारा से उस पर हल्की सी उस पर मोल चलनी शुरू हो जाती है, यानी उस पर छोटे छोटे पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, दोबारा से वो ग्रोथ हो जाता है। तो वो किस वजह से रहता है? क्योंकि वो जड़ से अपनी जोड़ों से सांस लेता रहता है और काफी दिनों तक वो जिंदा रहता है, और फिर वो दोबारा से एक तना प्रोड्यूस करता है और वापस एक दोबारा पेड़ बन जाता है। ठीक, तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। तो पहले आपको इस डायग्राम से परिचित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका एक इंट्रो करा देते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा जो सांस है, ये हम वायु लेते हैं, वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है। तो
तो हमने इन सब अंगों के यहाँ पर नाम लिख भी दिए हैं। तो एक बार इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। जैसे ये नासा छिद्र, तो ये शुरुआत जो हमारे यहाँ पर ये जो नाक जो छिद्र रहते हैं इसको हम नासा छिद्र कहते हैं। उसके एकदम ऊपर रहते हैं हमारे नासा कपाट, जहां से हमारा म्यूकस निकलता है। धीरे धीरे बताएंगे कि ये किस प्रकार वर्क करते हैं। उसके बाद ये हमारे ग्रसनी यानी एकदम गले में आ जाता है सांस, तो इसको हम कहते हैं ग्रसनी। तो यही ग्रसनी के यहाँ से हमारे दो हमारी नाल होती है, एक बोलते हैं हम आहार नाल और एक रहती है हमारी श्वसन नली। तो यहीं से हमारा जो सांस है वो श्वसन नली में पहुंचना होता है। इसके एकदम पीछे रहती है हमारी आहार नली, तो वहां पर वायु का कोई मतलब नहीं बैठता, वहां वायु नहीं जाती, वायु को पहुंचना होता है हमारी श्वसन नाल में। ये रहती है हमारी आगे के साइड। तो इस पर लगा रहता है हमारा एपिग्लोटिस। इसको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ये जो एपिग्लोटिस, आप इसको अपना मुंह ऐसा फाड़ कर देखोगे तो आपको एक घंटी जैसी आकृति दिखाई देगी। ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है, नहीं थोड़ा मांस का होता है, ये हार्ड मांस होता है, ठीक है। तो ये हमारा हिलता रहता है। अब ये क्योंकि ये हमारे इस छिद्र को बंद कर देता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हमारा जो श्वसन नली होता है उसके छिद्र को बंद कर देता है, तो खाना जाता है हमारे फूड जो पाइप होता है उसमें जाता है। अब जब ये खुलता है, क्योंकि जो हमारे हम सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है और हमारी जो हवा है वो हमारी श्वसन नली में जाती है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, ये नासा कपाट, ग्रसनी यानी इसको फेरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद जो हवा जाती है हमारी स्वर तंत्र। ये जो हमारा स्वर तंत्र होता है, यानी जो हमारे छल्ले नुमी जो आकृति दिखाई, यहाँ से हमारा स्वर यंत्र शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे छल्ले आपको दिखाई दे रहे होंगे ये हमारे कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज के जो छल्ले होते हैं इससे हमारी ये जो श्वास नली है ये पीछे के ना, अब जब यहाँ से ये गुजरता है उसके बाद ये पहुंचता है हमारी श्वसन नाल। श्वसन नाल यानी इसको बोलते हैं हम ट्रेकिया। ये लेके यहाँ से यहाँ तक ये हमारी होती है ट्रेकिया। ये जो कीट पतंगे होते हैं उनमें इसकी जो हमारी लंबाई रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है, तो ये इसी से सांस लेते हैं, इसी में अपनी हवा को स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं श्वसन नाल, तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं श्वसन यानी ब्रोंकी। ये जो हमारा ब्रोंकाई होती है, ये जो यहाँ से, क्योंकि जो ट्रेकिया है ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक ट्रेकिया है एक ये, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के बाद ये छोटे छोटे जो आपको बबल्स दिख रहे होंगे इसको कहते हैं हम एल्वियोली, यानी इसको हिंदी में वायु कोष्ठक कहते हैं। इसमें हमारी वायु जो बबल्स रहती है ये वायु को स्टोर करती हैं, और यहाँ से हमारा छोटी छोटी इसमें रक्त केशिकाएं होती है जिनसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन इनका आदान प्रदान होता है। हमारे ब्लड से CO2 बाहर खींची जाती है और ऑक्सीजन उसमें अंदर पहुंच जाती है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं श्वसन दर के बारे में। तो श्वसन दर यानी जब बच्चा छोटा होता है, नवजात होता है, तो वो बहुत तेज सांस लेता है, आपने देखा होगा ऐसे करता रहता है, तो उसकी जो श्वसन दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी 1 मिनट में वो लगभग 35 से 40 बार सांस लेता है। अब बात करते हैं 18+ यानी जो एडल्ट रहते हैं, तो एडल्ट में जो श्वसन दर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी औसतन रहती है 16 से 18 बार, वो 21 बार भी चली जाती है। वो एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिलेगा 17 या 18, ठीक है। तो 16 से और 18 के बीच में ये रहती है। अब बात करें सोते समय, यानी सोते समय व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, उसको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस समय उसको जो उसकी जो सांस की दर है वो भी धीमी धीमी पड़ जाती है। यानी व्यक्ति सोते समय बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, और कितनी सांस लेता है, लगभग 10 से 12 बार यानी प्रति मिनट। अब बात करते हैं जो श्वसन का जो मापन है वो किसके द्वारा होता है, तो हमारा एक यंत्र रहता है स्पाइरोमीटर, जिससे श्वसन का मापन किया जाता है। अब बात करते हैं श्वास को जो कंट्रोल करने का जो काम करता है हमारे शरीर में, वो रहता है हमारे दिमाग। तो दिमाग का एक हिस्सा रहता है मेडुला ओब्लागेंडा, तो ये हमारे श्वास को कंट्रोल करता है। तो अब बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र, यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इनके फैक्ट भी साथ साथ बताते चलेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले नासा छिद्र, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले वो वायु हमारे नोज द्वारा यानी सांस नाक से द्वारा ही हमारे शरीर में जाती है। तो ये हमारे 2 छिद्र होते हैं, इसको बोलते हैं नासा छिद्र। अब इस नासा हमारी जो नाक होती है इसमें बाल होते हैं छोटे छोटे, ये बाल बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं सांस लेने में, क्योंकि जो हवा के साथ जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो इसी में रुक जाते हैं। अब उसके बाद ये रहता है हमारा नासा कपाट। अब नासा कपाट, ये आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नासा कपाट। तो इसमें हमारा म्यूकस बनता है, इसमें म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, तो वहां से हमारा एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं बलगम। यह बलगम हमारे इस म्यूकस ग्रंथि में लगभग 1 दिन में 1/2 लीटर तक बनता है, यानी 500 ml ये बनता है। और इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब धूल मिट्टी के कण हमारे बाल द्वारा नहीं रुकते, वो हमारे इसी बलगम द्वारा रुक जाते हैं, और ये इसमें हमारे
ब्लड में नहीं मिलते, तो इसको रोकने का काम करता है हमारा म्यूकस। इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि हाँ, हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मुंह से सांस लोगे तो वहां पर तो म्यूकस वगैरह नहीं बनेगा या वहां पर तो बाल होते नहीं है, तो इसलिए वहां धूल मिट्टी के कण वो आपके हवा के साथ अंदर जाएंगे और हवा के साथ जब अंदर जाएंगे तो वो ब्लड में मिल जाएंगे, तो इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रसनी यानी फेरिंग्स। अब ग्रसनी शुरू करें इससे पहले हम बता दें कि हमारे ये जो सामने की ओर दिखाई दे रही होगी इसको हम कहते हैं श्वसन नली। इसके एकदम पीछे रहती है हमारी ओसोफेगस यानी हमारी ग्रसनी, जिसमें भोजन जाता है। तो यहाँ से यानी आपको एक एपिग्लोटिस दिख रहा होगा, ये एपिग्लोटिस भोजन तथा हवा इन दोनों के रास्ते का पथ का निर्धारण करता है। यानी भोजन जाना चाहिए हमारी फूड पाइप में और जो हमारा जो हवा है वो जानी चाहिए हमारी श्वास नली में। तो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन सा आपको ये लगा रहता है। जैसे आप अगर अपना मुंह फाड़ कर देखोगे तो आपको एक घंटी नुमा आकृति दिखाई देगी, ठीक है, ये मांस का टुकड़ा सा आपको हिलता दिखाई देगा, इसी को कहते हैं हम एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस बहुत अच्छा वर्क करता है। जब आप सांस लेते हो तो ये एपिग्लोटिस हमारे श्वसन नली का द्वार खोल देता है, और जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो यही हमारा एपिग्लोटिस हमारी श्वास नली का द्वार को बंद कर देता है, जिससे जितना भी भोजन या पानी होता है वो हमारी आहार नाल में चला जाता है, ठीक है। गलती से हमारे इस फेफड़ों में कोई भी द्रव पानी आदि चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर बहुत ज्यादा पानी चला जाए तो उससे निमोनिया भी हो जाता है, खाना चला जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र, यानी इसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। ये आपको यानी छल्ले जैसे नुमा करते दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ से जो हमारा ये गले के एकदम नीचे रहता है, ये आपको दिख रही होगी। आप ऐसे देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा आकृति दिखाई दे रही होगी हमारी, ठीक है। ये चौंसदार सी होती है, इसी को कहते हैं हम श्वसन तंत्र, यानी यहीं से आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये हमारा एक मुंह से तो ये सिर्फ आवाज निकलती है, एक रास्ता है। जब आपने आवाज यानी चिल्लाते हैं तो उससे एक आवाज प्रोड्यूस होती है, एक रिदम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम यानी आवाज यानी श्वसन तंत्र कहते हैं। अभी इसी श्वसन तंत्र को अलग अलग शब्दों में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारी जीभ, ठीक है। किसी को भी देख लो, अगर आप इसकी जीभ निकाल दो तो सिर्फ उसके मुंह से आ की आवाज निकलेगी, उसमें कोई जैसे हमारे अक्षर या कोई शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे, तो उन्हें शब्द को हमारे तोड़ मोड़ने का काम करती है हमारी जीभ, ठीक है। आपने जैसे बैंड बाजे या बांसुरी बजती देखोगी तो बांसुरी में वो जो छिद्र होते हैं, अब वहीं से बनता हमारा रिदम। तो जब आपने इसमें फूंक लगाई होगी, इसी प्रकार हमारे मुंह से सिर्फ की आवाज आती है, की आवाज आती है, उससे हमारा जो हमारी जीभ है वो सही से बोलने का काम करती है। उससे ए बी सी डी इन सबको अलग अलग शब्द बनाने का काम करती है हमारी जीभ। तो जब बांसुरी में हवा जाती है तो हवा को काटने का काम करती है हमारी उंगलियां, जिससे हम किसी भी प्रकार का साउंड उसमें से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे मुंह से आया की आवाज निकलती है, तो जीभ उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे अक्षरों में। तो उम्मीद आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं श्वसन नाल। पहले से हम आपको बता दें, हमें याद आ गया, जैसे ये जो पशु हैं ये बोल भी सकते हैं अगर इनको अपनी जीभ सही से चलानी आ जाए, क्योंकि ये बहुत तेज आवाज निकालते हैं, की आवाज निकालते हैं। अगर इनमें माइंड हो तो ये अपनी जीभ को सही डायरेक्शन में घुमाकर उन आवाज को काट फाट कर एक अच्छा शब्द निकाल सकती हैं या फिर संगीत गुनगुना सकती हैं। तो इनके अंदर इतना माइंड नहीं होता, ये अपनी जीभ को इस तरह चला फिरा नहीं सकते, सही से आवाज को नहीं काट सकते, इसलिए इनके अंदर से हमें आवाज इस तरह के यानी शब्द नहीं सुनने को मिलते, बस है की आवाज आती है। अब बात करते हैं श्वसनी। तो जो श्वसनी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्वसन यानी ब्रोंकाई। अब आपको ये जो कार्टिलेज के जो छर्रे यानी जो छल्ले के टाइप दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे मांस के यानी कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। ये हमारे श्वसन नाल को पिचकने नहीं देते। अब यहाँ ये हमारे दो भागों में बट जाती है, ठीक है। तो ये श्वसनी, इसको बोलते हैं हम ट्रेकिया। ये ट्रेकिया होता है, यही हमारे कीटों में श्वसन का काम करता है, क्योंकि इसी में ये वायु का स्टोर करते हैं। अब उनका शरीर इतना बड़ा नहीं होता कि वहां पर भगवान उनको फेफड़े दे, तो इसी श्वसन नली ने ट्रेकिया से वो काम चलाते हैं। अब ये ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाती है। जब दो भागों में बढ़ जाती है उसी को कहते हैं हम ब्रोंकाई, ठीक है। तब उसको कहते हैं हम ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फेफड़ों में जाकर कई भागों में बढ़ जाती है, तब उसको कहते हैं हम ब्रोंकियोलस, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोंकाई जब ये कई भागों में बढ़ जाती है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस के बाद अब ये पहुंचती है हमारी एल्वियोली। अब यहाँ पर रहती है हमारी, यहाँ पर हमारे वायु के बबल्स रहते हैं।
ये जो बबल्स होते हैं इनमें छिद्र होते हैं। अब यही हमारे प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं और इसी ऊपर से जो हवा खींचते हैं, यही काम हवा खींचने का काम करते हैं। अब हवा खींचने में हमारे मदद भी करता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम यानी हमारे एकदम फेफड़ों के एकदम नीचे रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम भी ऊपर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है। ठीक, तो ये डायफ्राम हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हवा को ऊपर खींचने और सिकोड़ने में डायफ्राम बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, यानी जिस व्यक्ति को नजला जुकाम या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उसको जुकाम वगैरह की शिकायत रहती है, तो वो शिकायत होती है क्योंकि यहाँ पर इन्हीं छिद्रों में बलगम जम जाता है। जब यहाँ पर बलगम जम जाता है तो ये हमारे वायु को ऊपर से यानी ये खुलने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें खांसी होती है। जब हम खांसते हैं तो ये बलगम यहाँ से उठता है तो आवाज खड़ खड़ की आवाज आती है। तो ये जब हम खांसते हैं वो खांसी समय तभी होती है जब इन एल्वेओल्स में जो वायु कोष्ठक रहते हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बलगम जम जाता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, यानी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। यानी फेफड़ों में हमारे सांस द्वारा पहुंचकर हमारी इसी वायु कोष्ठक में इन वायु कोष्ठक को गलाना शुरू कर देता है। जब वायु कोष्ठक खत्म हो जाता है तो फेफड़ा प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी ऊपर से वायु खींच नहीं पाता। इसीलिए उन्हें उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें हमारे हीलियम गैस को मिलाकर वो उनको सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है भारी, और जब भारी होगी तो हमारे श्वास नली आदि सब चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए इसमें हीलियम गैस मिला देते हैं। हीलियम गैस मिलाते हैं तो हमें सांस लेने की जब फेफड़े में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि ऊपर से सांस खींच ले, तो वो प्रेशर द्वारा शरीर में जाती है। क्योंकि कोरोना वायरस के जो हमारा कोरोना वायरस होता है वो इन्हीं एल्वेओली जो हमारी वायु कोष्ठक होते हैं इनको वो बंद कर देता है, इनको बिल्कुल एकदम हमारा इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे ये खत्म हो जाता है। बात कर लेते हैं मानव में श्वसन, यानी मानव में किस प्रकार श्वसन होता है। तो जो मानव श्वसन होता है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 बाह्य श्वसन, यानी जिसको एक्सटर्नल कहते हैं, गैसों का परिवहन। उसके बाद आंतरिक श्वसन। जो बाह्य श्वसन होता है वो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में होता है। जैसे ये हमारा जो हवा को अंदर ले जाना और बाहर जो छोड़ने का जो वर्क होता है, जो श्वसन होता है, इसको कहते हैं हम बाह्य श्वसन। यहाँ पर जो हमारे वायु है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, यानी फेफड़ों में जो श्वसन होता है उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब बात करते हैं गैसों का परिवहन। तो जो हमारे ब्लड में यानी फेफड़े से जो गैसें ब्लड में पहुंचती है तो गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसे कहते हैं गैसों का परिवहन। उसके बाद रहता है हमारा आंतरिक श्वसन, यानी इंटरनल। ये हमारी सेल्स में होता है, यानी हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। उन सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जीव द्रव्य रहता है, और वहां पर हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां पर हमारा ग्लूकोज भी रहता है, तो वहां पर हमारा श्वसन होता है। धीरे धीरे बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं बाह्य श्वसन, ठीक है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये हमारा कुछ और नहीं, बस हमारा गैसों का ऑर्गन्स में आदान प्रदान है, यानी जो गैसेस हैं वो ऑर्गन्स तक पहुंच जाए तो ये हमारा बाह्य श्वसन कंप्लीट हो जाता है। अब किस प्रकार कंप्लीट होता है, कौन कौन सी गैसें अंदर जाती है, तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अभी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, यानी हमारा इंस्पिरेशन होता है, एक रहता है हमारा एक्सपिरेशन। तो हमारा यानी हवा को अंदर लेना इंस्पिरेशन और बाहर छोड़ना उसको बोलते हैं हम एक्सपीरेशन। अब जब अंदर आवाज आती है तो हम आपको पता है कि जो वायु है उसमें नाइट्रोजन रहती है 78%, O2 यानी ऑक्सीजन रहती है हमारी 21% और CO2 रहती है हमारी 0.03%। अब आप जब सांस लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये सब चीजें ये अपने आप ही वो थोड़ी थोड़ी कम होकर आपके शरीर में जाएगी। अब जितनी ये हवा में मिली रहेंगी ये सब जो कि तो आपके शरीर में जाएंगी, यानी ऑक्सीजन जाएगी 78, ये हमारी 21, ये हमारी 0.03%। अब बात आएगी फेफड़े में जो हमारा लंग्स रहता है वो उसको निर्धारित करेगा कि कितनी ऑक्सीजन अंदर रहनी चाहिए, या कितनी जो भी चीजें हैं कैसे कितने प्रकार वो अंदर रहनी चाहिए, किसको बाहर भेजना है। अब बात करते हैं आउट, यानी ये तो होगी इनकी बात, यानी कितनी हवा अंदर गई। अब बाहर हवा कौन कौन सी बाहर आएगी वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन पूरी 78 के 78% बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे जो फेफड़े हैं उनमें हमारी जो गैस है वो दाब अंतर पर कार्य करती है, क्योंकि जो प्रत्येक गैस है उनका दाब अंतर अलग अलग होता है, वो अलग अलग दाब पर अलग अलग जगह गति करती है। तो जो नाइट्रोजन है वो पूरी की पूरी 78% हमारे शरीर से बाहर निकल आएगी,
उसके बाद बात करते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और जो हमारी CO2 ये हमारे अपने दाबांतर के कारण ये हमारे ब्लड से बाहर निकलना या फिर सांस द्वारा बाहर निकलना या फिर ब्लड में मिलना, ये इनके दाबांतर के कारण ही होता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक दाब होता है, उसके बारे में 40 mmHg कुछ होता है। ठीक है, तो बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले ऐसे ही देख लेते हैं, दाबांतर के कारण ही हमारे ब्लड से निकलना या फिर ब्लड से मिलना वो हमारे दाब के कारण ही होता है। अब O2 हमारे शरीर से निकलती है 17%, यानी जो 4% है वो हमारा शरीर अपने पास रख लेता है, इसलिए हमें 4% ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं CO2। तो CO2 हमारे शरीर से निकलती है 4.3%। तो 4.3% हमारे शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि जब आप ग्लूकोज जलता है तो ग्लूकोज से CO2 निकलती है। अब उस हमारी कोशिका से एक्स्ट्रा CO2 को ब्लड बाहर लाता है और बाहर लाने के पश्चात ये इसको फेफड़े में छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी 4% बाहर निकलती है। अब कुछ मात्रा में जल वाष्प भी बाहर निकलती है। मानव प्रतिदिन में 400 ml जल वाष्प बाहर निकलता है, यानी 400 ml जल वाष्प ये हमारा पर डे का है। ठीक है, प्रति डे। तो मानव औसतन 400 ml अपने सांस द्वारा पानी को बाहर निकालता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं वो एक बार में कितनी वायु को अंदर खींच सकते हैं, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी वो कितनी होती है। तो जो नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस में हम 600 ml वायु को अंदर यानी खींचते हैं, तो ये हमारी नॉर्मल रहती है, नॉर्मल। उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा सांस ले, जैसे आपने मिलिट्री वगैरह के जो फिजिकल होते हैं वहां पर उनको सीना फुलाने के लिए कहते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो जो हमारे ये जो फेफड़े हैं ये अपना आकार बढ़ा लेते हैं, यानी हम इसमें जितनी भी हवा डाल सकते हैं इतनी खींच लेते हैं। तो जो खींचने की जो कैपेसिटी रहती है ये रहती है हमारी 6 लीटर, यानी 6 लीटर तक इनमें, यानी जो हमारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से सांस लोगे तो 6 लीटर तक इनमें वायु जा सकती है, 6 लीटर। अब बात करें कि ये तो हमारी नॉर्मल रह गई। अब अगर इसमें हवा भरते रहे तो ये जो इसका आकार है वो एक फुटबॉल के मैदान की तरह इतना बड़ा हो जाएगा। तो इनमें बहुत सारी हवा स्टोर की जा सकती है, क्योंकि जो हमारी पसलियां होती हैं इसको फूलने नहीं देती। अब बात करते हैं इसके वजन की, जो हमारे फेफड़े का यानी जो हमारे लंग्स का कितना वजन होता है। तो क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसका भार रहता है भार रहता है इसका 650 ग्राम। ठीक है, यानी दोनों जो फेफड़ों का वजन रहता है हमारे, एक फेफड़े का जो वजन रहता है वो रहता है 650 ग्राम। और बात करें इनकी यानी टोटल दोनों मिलाकर, तो दोनों का रहता है हमारा 1300 ग्राम। अब बात कर लेते हैं गैसों का परिवहन। यानी जब आपने सांस ली होगी तो उसमें से सिर्फ हमारी ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में पहुंचती है, बाकी सभी गैसें बाहर निकल जाती है। तो जो हमारे O2 का परिवहन करता है हमारे ब्लड में, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वही हमारी प्रत्येक कोशिका तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो उसमें एक रहता है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये हमें जो हीमोग्लोबिन है इसको यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये हमारे कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां पर 2 भागों में टूट जाता है, यानी हीमोग्लोबिन प्लस O2। अब ये उधर से लाता है हमारा CO2 को। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई कि यानी O2 को पहुंचाने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में रहता है, यह कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी होती है। अब बात करते हैं CO2 का परिवहन। तो CO2 का परिवहन 3 प्रकार से होता है। अब जब ग्लूकोज हमारी कोशिका में जला होगा, इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को जला दिया, तो वहां से CO2 प्रोड्यूस हुई होगी। और उस CO2 को वहां से वापस लाना होता है, तो वहां से वापस लाता है इसको हीमोग्लोबिन इसको पूरी तरीके से वापस नहीं ला पाता, ये लाता है सिर्फ इसका 23% भाग, यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा 23% CO2 बाहर आती है। उसके बाद प्लाज्मा द्वारा 7% ये किसके रूप में आती है, कार्बोनिक अम्ल के रूप में। उसके बाद रहता है हमारा बाइकार्बोनेट द्वारा। तो ये बाइकार्बोनेट हमारे रहते हैं, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट और हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके द्वारा ये लाई जाती है हमारी 70%, यानी सबसे ज्यादा CO2 का जो परिवहन होता है हमारे ब्लड द्वारा, यानी हमारे शरीर से बाहर निकालने का जो काम होता है वो बाइकार्बोनेट द्वारा रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो टिक कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम आंतरिक श्वसन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 3 बात कर लेते हैं आंतरिक श्वसन, यानी हमने बाह्य श्वसन और गैसों का परिवहन पढ़ लिया। अब नंबर 3 बात करते हैं हम आंतरिक श्वसन। यह आंतरिक श्वसन हमारी सेल्स में होता है। ठीक है, तो हमारी सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद वहां पर ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, यानी जो हमारा ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, तो वहां पर CO2 तथा उसमें से पानी निकलता है प्लस ऊर्जा निकलती है।
आपने देखा होगा यानी किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती। और जब कोई चीज जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उसी धुएं को हम कह देते हैं CO2। और प्लस उसमें से कुछ जल वाष्प भी निकलती है तो उसे हम कह देते हैं यानी जल। तो जल वाष्प निकलती है जल यानी उसके बाद उसमें से कुछ ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं ATP। इस ATP की फुल फॉर्म रहती है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही हमारी ऊर्जा की इकाई कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा आंतरिक श्वसन है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा अनोक्सी श्वसन और एक रहता है हमारा ऑक्सी श्वसन। जो हमारा अनोक्सी श्वसन होता है यानी विदाउट O2 यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो हमारा ऑक्सी श्वसन रहता है इसको हम कहते हैं विद O2 यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। पहले बात करेंगे कि जो हमारा विदाउट ऑक्सीजन के हम किस प्रकार सांस ले सकते हैं, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब विदाउट ऑक्सीजन के हम सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहते हैं। ये ऑक्सीजन की यानी सांस लेने की जो प्रथम स्टेज है यानी फर्स्ट स्टेज है, इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये हमारे कवक, बैक्टीरिया, अंकुरित बीजों में, तो मानव में अधिक काम करने पर उनकी मांसपेशियों में होता है। जो व्यक्ति ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मतलब जैसे एथलीट जो वगैरह होते हैं, तो वे बहुत अधिक मात्रा में दौड़ते हैं, तो उनकी मसल्स में यानी जो हम सांस लेते हैं नाक से, तो ये ऊर्जा की रिक्वायर पूरी नहीं कर पाता, इसलिए उनकी मांसपेशियों में श्वसन होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, बिना O2 के हमारा श्वसन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सी श्वसन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं। तो अब बात करते हैं ऑक्सी श्वसन, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्योंकि जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये पहुंच गई हमारे सेल्स में। अब ये जो हमारी सेल्स है, ठीक है, आपने सेल्स पढ़ी होगी, तो ये हमारा सब रहता है जीव द्रव्य, इसमें रहता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीजन रहती है, पहुंचती है, प्लस इस कोशिका द्रव यानी यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज यहाँ पर रहता है, तो श्वसन यहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे वहां पर एकदम ऊर्जा प्रोड्यूस होगी और श्वसन चलना शुरू हो जाएगा। तब जब शुरुआती अवस्था में जब जीव द्रव्य में ऑक्सीजन रहती है और ग्लूकोज भी रहता है, तो वहां पर जो श्वसन होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है ये हमारा ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन इन दोनों में होती है। ठीक है, बाकायदा जब हमारे सेल्स में ऑक्सी श्वसन शुरू होता है तब यह जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है जो हमारा कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, उसको हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहते हैं। अब यह हमारे भोजन को कम यानी बहुत कम इसको जला पाती है, यानी इसमें से ऊर्जा बहुत कम निकाल पाती है, तो इसमें से ऊर्जा निकलती है ओनली 2 ATP। धीरे धीरे इसका प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार इसमें 4 ATP भी निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है हमारा क्रेब्स साइकिल, ये रहता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हमारे ग्लूकोज रहता है प्लस ऑक्सीजन रहती है, तो यहाँ पर हमारा जो भोजन जो ग्लूकोज होता है वो पूर्ण रूप से उसका ऑक्सीकृत हो जाता है, तब वहां से निकलता है हमारा 36 ATP हमें प्राप्त होते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर हमें एक सांस में हमें 38 ATP प्राप्त हो जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं अनोक्सी श्वसन, बाद में बात करेंगे ऑक्सी श्वसन। तो जो हमारा अनोक्सी श्वसन रहता है इसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहले यानी जो हमारा अनोक्सी श्वसन है उसको हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस हमारा ऑक्सी तथा अनोक्सी दोनों में होता है, यानी ऑक्सी श्वसन तथा अनोक्सी श्वसन यह दोनों में होता है। अब बात कर लेते हैं पहले जब मानव में ये अनोक्सी श्वसन होगा, यानी इसमें मानव के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होगी, तो वो किस प्रकार होगी पहले उसको देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे ईस्ट तथा बैक्टीरिया। तो पहले बात कर लेते हैं जो ग्लूकोज है ये इसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस में आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होगा किसका, ग्लूकोज का। यह ग्लूकोज का अणु टूट जाएगा हमारा पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड हमारे उसमें मतलब इसका जो कार्बन की मात्रा रहती है इसमें 3 रहती है, तो जो पायरुविक अम्ल है ये हमारे 2 पायरुविक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। अब ये हमारे मसल्स में श्वसन चलता है, मसल से यानी जीव द्रव्य में, तो जो हमारा मसल्स हैं ये वहां पर पहुंचता है। जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा दौड़ भागते हैं, तो हमारे जो कोशिका में जो नाक से जो सांस लेते हैं उसके बाद ये हमारे कोशिका में जो श्वसन होता है वो हमें सफिशिएंट नहीं रहता, हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे फिर उसके बाद हमारे मांसपेशियों में होना शुरू हो जाता है, जो मांसपेशियां ज्यादा वर्क करती है वो खुद भी श्वसन करने लगती है, तो उसको कहते हैं मांसपेशीय श्वसन। तो यहाँ पर हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल जब बनता है उसके बाद हमारे 2 ATP ऊर्जा में मिलती है। अब ये लैक्टिक अम्ल जो होता है ये हमारे हार्ड शर्करा रहती है। अब ये हमारे घुटनों में यानी जहाँ पर मसल्स ज्यादा वर्क करती है तो ये वहीं पर जम जाती है, तो इसलिए हमें हमारी मांसपेशियों में वहां पर थकान हो जाती है। तो
क्वेश्चन भी आता है कि हमारी मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होती है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड जम जाता है, क्योंकि वहां पर अनोक्सी शोषण होता है। अनोक्सी शोषण होगा तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बनेगा, और जहां लैक्टिक अम्ल ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वहीं से हमारी मसल्स दुखनी शुरू हो जाती है। तो वो धीरे धीरे फिर उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है और धीरे धीरे मसल्स सही हो जाती है, उसमें मसल्स में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, या फिर हमें थकान की आशंका दिखाई देती है, तो हमें थकान बहुत ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको पैनिक जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया मानव में होती है इसको सही से समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट बैक्टीरिया। तो जो हमारे ईस्ट और बैक्टीरिया है उनमें हमारा ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होकर ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये हमारा रहता है हमारा एथेनॉल यानी C2H5OH। इसको शराब का भी सूत्र है, ठीक है यही। उसके बाद ये हमारा CO2 में टूट जाता है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस इससे निकलती है हमारी ऊर्जा। अब आपने शराब बनते हुए देखी होगी, जो शराब बनती है गन्ने को सड़ाकर, उसमें यही अनोक्सी शोषण होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। वो हमारा ग्लूकोज यानी शराब में टूट जाता है, जो हमारे गन्ने का रस होता है, क्योंकि गन्ने में रहता है हमारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों। तो ये ग्लूकोज टूटकर हमारा एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इससे ऊर्जा भी निकलती है। अब ये हमारा ईस्ट में भी रहता है। ईस्ट हमने ब्रेड बनाए होंगे, तो ब्रेड जैसे आटे को गूंदकर आप रख दीजिए, उसमें जो सड़न उत्पन्न होती है वो हमारा सड़न की वजह से ये हमारा CO2 जो गैस निकलती है प्लस उसमें एथेनॉल निकलता है, उसकी वजह से हमें जो हमारा आटा रहता है वो थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है, उससे हमारा ब्रेड बनते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। फिर अंकुरित अनाज में भी हमारा ये सब चीज प्रोसेस होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस आप सही से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम ऑक्सीशोषण, यानी जो हमारे मानव में होगा ये हमारा ऑक्सीजन यानी ग्लाइकोलाइसिस तो हमने यहाँ से पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम इसका यानी क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में जिस प्रकार शोषण होगा हमें 36 ATP मिलेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीशोषण, यानी इसमें हमें O2 की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये हमारी रहती है कोशिका। क्या रहती है हमारी कोशिका? इस कोशिका में रहता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये रहता है हमारा जीव द्रव्य, ये रहता है हमारा जीव द्रव्य। अब सबसे पहले ये क्योंकि हमारा 2 प्रोसेस में होता है, ये 2 साइकिल जो हमारा ऑक्सीशोषण है ये हमारा 2 साइकिल में कंप्लीट होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और रहता है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो पहले हम ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया ये तो हमने समझ ली पहले ही। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है इसमें हमें 2 ATP मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे हमारा ग्लूकोज सही से जल नहीं पाता, और हमें सिर्फ यहाँ पर 2 ATP मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक हमारा क्रेब्स वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल का नाम दिया गया था, ठीक है। और जो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है इसे हम AMP पथ कहते हैं। याद क्वेश्चन आए तो बता दीजिएगा। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, जो साइकिल होती है, उसे हम AMP पथ भी कहते हैं। और जो हमारी क्रेब्स साइकिल है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्योंकि हमारे क्रेब्स वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। अब ये रहती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तब ये हमारे जो ग्लूकोज के अणु और प्लस ऑक्सीजन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, तो वहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी वहां पर ग्लूकोज पूरा का पूरा जलकर हमें 36 ATP देता है, प्लस पूरा वो कार्बन डाइऑक्साइड में जल जाता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रेब्स साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल में जो हमारे ग्लूकोज का जो अणु होता है वो हमारा 2 पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है, 2 पाइरुविक अम्ल प्लस CO2 प्लस जल। अब जो ये 2 पाइरुविक अम्ल हैं, अब ये हमारे एक पाइरुविक अम्ल में रहते हैं हमारे 18 ATP। तो 2 पाइरुविक अम्ल से हमें यानी एक पाइरुविक अम्ल से मिल जाते हैं हमें 18 ATP, तो 2 से मिल जाएंगे हमें टोटल 36 ATP। तो इनसे मिल जाएंगे हम टोटल 36 ATP। तो अब देख लेते हैं, यानी जो हमारे 36 ATP से हमें मिल गए ऑक्सीशोषण से, ठीक है। तो और 2 हमें मिल गए अनऑक्सीशोषण से, यानी 2 ATP से, जो हमारे जीव द्रव्य से जो शोषण हुआ था अनऑक्सीशोषण जिसको कहते हैं, तो उससे मिलते हैं हमें 2 ATP। तो टोटल कुल मिलाकर एक सांस में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमारी 38 ATP। तो हमें यहाँ से यानी 2 ATP और 36 ATP प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कुल मिलाकर 38 ATP हमें मिल जाते हैं। तो ये जो ATP है ये ऊर्जा की एक यूनिट है। अगर इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो जो हमारी 38 ATP रहती है, 38 ATP ये हमारी 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा इसमें मुक्त होती है।
अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और यही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को गर्म रखने का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वो 37 डिग्री सेल्सियस कब रहेगा? जब हम सांस लेंगे और सांस लेने पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा, सब चीजें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।